काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये भूगोल के प्रोफेसर आनंद दीपायन जी हैं। हम चाहेंगे कि आनंद दीपायन जी भगत सिंह और लोहिया, जो कि दोनों के दोनों अपने आप में आइकॉन हैं, अपने आप में आदर्श हैं और समाजवाद के आदर्श हैं, क्रांतिकारी समाजवाद के आदर्श हैं। आप उस संदर्भ में आपकी टिप्पणी। प्रोफेसर आनंद दीपायन। धन्यवाद तिवारी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बढ़िया। ठीक है, ठीक। नहीं, मुझे कुछ आवाज का प्रॉब्लम लग रहा था कि आ रही है कि नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज भगत सिंह की शहादत दिवस को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, लोहिया को याद करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। दरअसल आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो 1857 या उससे पहले अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले अनेकों लोग थे जिन्होंने शहादत दिया और कुर्बानी दिया, और एक से एक लोग उसको हम याद करते हैं, उसको नमन करते हैं। लेकिन उन शहादतों में भगत सिंह की शहादत कुछ अलग शहादत है, जो राजनीति में और वैचारिकी में एक गुणात्मक परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। भगत सिंह हिंदुस्तान की आजादी की संघर्ष में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया था। और ये भगत सिंह की जो ये सोच है, यह सोच अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि उसके पहले हमारे जो भी क्रांतिकारी आते थे तो वो कहीं न कहीं भावना में अंग्रेजों के खिलाफ या उस आजादी की लड़ाई में अपने शहादत तो देते थे, लेकिन जो एक राजनीतिक विमर्श जो दुनिया के स्तर पर चल रहा था उसमें उतनी स्पष्टता नहीं थी जितना कि भगत सिंह के विचारों में स्पष्टता थी। हम भगत सिंह को जब याद करते हैं तो भगत सिंह 23 छोटे से ही उम्र में वो दुनिया के अंदर राजनीति और दर्शन में जितने भी वैचारिक बहस चल रही थी उन सारी वैचारिक बहस से अवगत हो चुके थे और उस पर अपना मन बना चुके थे। जब भगत सिंह ये पहले व्यक्ति हैं जब कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो जब भगत सिंह वो अपने नास्तिक होने की बात कहते हैं तो वह दुनिया के जो जितने भी जो दार्शनिक विमर्श हैं और विशेष करके हिंदुस्तान के जो भी दार्शनिक विमर्श हैं उससे इस बात को सामने लाते हैं कि दरअसल जो आस्तिकता का जो सवाल है, जो धार्मिकता का सवाल है, यह साम्राज्यवाद के लिए और उपनिवेशवाद के विस्तार में एक बहुत बड़ा निर्णायक योगदान करता है। और इसीलिए भगत सिंह ये बार बार इस बात को कहते थे कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई और जनता की मुक्ति की लड़ाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हम 2-3 बातों पर ध्यान न दें। मैं छोटे स्तर में अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। पहला जो था, भगत सिंह जातीय स्तर पर जात के नाम पर जो भी विभेद होता था वह उनका ये मानना था कि यह जो जातीय विभेद है यह साम्राज्यवादी शोषण को मजबूती प्रदान करता है, और जब हम अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें जातिवादी जो भी सोच है, जो भी जातिवाद की जो कुप्रथा है उससे हमको लड़ना होगा। भगत सिंह जब हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो उसमें इस बात को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के बिना हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात सोची ही नहीं जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता को जो है भगत सिंह हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की आत्मा मानते थे कि अगर इस हिंदुस्तान की विरासत को बचाना है, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और उसकी सरहद को बचाना है, तो उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है वह एक मूल बिंदु है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। इसके अलावा भगत सिंह एक और बात करते हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें मैं एक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भगत सिंह जो सोवियत यूनियन में जो एक मजदूर वर्ग की लड़ाई चल रही थी उसके साथ वो अपने विमर्श को लगातार जोड़े जा रहे थे और अपने में तब्दीलियां ला रहे थे। जो भगत सिंह जो आर्य समाज की जातिवादी आंदोलन, जो जाति उन्मूलन आंदोलन है, जो एक विमर्श है, उससे वो आगे बढ़ते हुए और दुनिया के पैमाने पर जो समाजवाद के पक्ष में सोवियत यूनियन में जो मजदूर वर्ग की लड़ाई चल रही थी उसके साथ भगत सिंह अपने को जोड़ते हैं।
भगत सिंह इसके साथ साथ लेनिन की उस वैचारिकी को भी जोड़ते हैं, जो इंपीरियो क्रिटिसिज्म और राज्य और क्रांति, क्योंकि भगत सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य को यह मानना कि राज्य सबकी भलाई करता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है धोखे की बात है। राज्य या तो गरीब के पक्ष में है या तो पूंजीपति वर्ग के पक्ष में है। और राज्य और क्रांति का जो यह विमर्श था, जो भगत सिंह जो लेनिन के उस आधार मानते थे, भगत सिंह उसके साथ सहमत थे। आज अगर हम देखें तो राज्य, जब एक हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म में राज्य की भूमिका है। राज्य ही जो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म को अपने न्याय द्वारा, अपने तमाम तरह के जो उसके तंत्र हैं उसके द्वारा उसको पोषित कर रहा है। और जबकि बहुत से लोग ये मानते थे कि राज्य न्यूट्रल है, लेकिन भगत सिंह इस बात को नहीं मानते थे कि राज्य न्यूट्रल है। तो ये भगत सिंह, और इसके अलावा साहित्य में जो विमर्श चल रहा था, भगत सिंह बालजाक को बहुत पढ़ते थे। भगत सिंह दुनिया के पैमाने पर जो भी क्रांतिकारी और बदलाव की जो साहित्य रचे जा रहे थे, भगत सिंह उससे भी परिचित थे। भगत सिंह के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा। भगत सिंह को ऐसा स्थापित किया जाता है कि वो बहुत बड़े महामानव थे। ये एक कुछ लोग जो है भावनात्मक तरीके से भगत सिंह पर फूल माला चढ़ा करके उनको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगत सिंह दरअसल खुद कहते थे कि मैं तो एक आम आदमी हूं। तीसरी बात जो है, भगत सिंह को उग्रवाद से जोड़ा जाता है, जबकि भगत सिंह इस बात को मानते थे कि वह एक बाहरी समाज व्यवस्था थी जिसमें सुनाने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया है, लेकिन उसको अंतिम नहीं मानते थे। भगत सिंह यह मानते थे कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक इस देश के किसान, मजदूर और आम जनता की भागीदारी को हम उसमें व्यापक पैमाने पर शामिल नहीं कर सकते। और इसीलिए भगत सिंह उस समय क्योंकि वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते थे और इसके लिए वो अपनी शहादत देते थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसमें कहा कि आने वाले दिनों में जो देश के जो युवा वर्ग हैं उन्हें किसानों और मजदूरों के बीच में एका को स्थापित करना होगा। लोकतंत्र, और जब भी हम किसान और मजदूर की एका को स्थापित करेंगे, यह लड़ाई जो साम्राज्यवाद के खिलाफ है और मजबूत होगी। और जब हम किसान और मजदूर की एका को जब भी हम स्थापित करने जाएंगे तो लोकतंत्र की लड़ाई विस्तारित होगी, जाति विभेद की लड़ाई विस्तारित होगी, जाति उन्मूलन की लड़ाई विस्तारित होगी। और जो धर्मनिरपेक्षता का जो सवाल है, भगत सिंह इस माने में वह मानते थे कि यह कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर हिंदुस्तान में हमको एक साथ रहना है तो यह हमारे लिए आचार संहिता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे एक साथ रह सकते हैं। और इसीलिए भगत सिंह इस पर जोर देते थे। अगर हम लोहिया की बात करें तो लोहिया भगत सिंह के इस बात को इस माने में आगे बढ़ाए कि खेतिहर समाज की जरूरतों को कैसे एक जन संघर्ष में आगे बढ़ाया जाए, इसमें लोहिया का योगदान बहुत बड़े पैमाने पर है। क्योंकि लोहिया जो खेतिहर समाज को बखूबी समझते थे, हिंदुस्तान की जो गांव है, हिंदुस्तान का जो कृषक समाज है, हिंदुस्तान का जो जाति विभेदीकरण है जिसमें तमाम तरह के लेयर बने हुए हैं, यहाँ पर लोहिया का जो विमर्श है और जो इसको समझते हुए लोहिया जो है हिंदुस्तान की जमीन पर किसानों की लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाते हैं और यहाँ भगत सिंह के साथ उनकी एका बनती है। लेकिन जब हम भगत सिंह और लोहिया के बारे में बात करते हैं तो हमें आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो हमें भगत सिंह की दो बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जिस पर विमर्श करते समय आज की राजनीति में लोग इस पर कम बात करते हैं। और वह बात यह है कि हमें यह जनता के बीच में भगत सिंह के इस बात को ले जाना चाहिए कि राज्य जो होता है वो सबका भलाई नहीं चाहता है, या तो वह पूंजीपति के पक्ष में खड़ा होता है या मेहनत कश के वर्ग के साथ खड़ा होता है। और यह तभी संभव है जब हम राज्य की भूमिका, आज जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, हमको उसी संदर्भ में देखना होगा। और पूंजीवाद ने आज उस चीज को और भी जो है स्पष्ट कर दिया है। तीसरी बात जो है कि वित्तीय पूंजी ने जो हिंदुस्तान का जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है उसमें वित्तीय पूंजी, विशेष करके जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का जो गठजोड़ हुआ है, उसने हिंदुस्तान के पूंजीवाद के चरित्र को एक नया रूप दिया है। और भगत सिंह इस बात को
उस समय जब बड़े नौजवान थे, अपने वैचारिकी में इस बात को बार बार वो इंगित करते हैं कि साम्राज्यवाद की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक कि हम जो है राज्य के पक्ष में किसान और मजदूर का राज्य स्थापित नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह को जब हम याद करते हैं तो उनकी एक वैचारिकी बनती है, और उस वैचारिकी में कहीं से भी जो है उसमें इमोशन का स्थान नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक विमर्श है। उसमें कोई महानता का फूल माला चढ़ाने का नहीं है। उसमें भगत सिंह की जो बात है वो खेत खलिहान में होती है, आदिवासियों के बीच में भगत सिंह की बात आज है। और विशेष करके जो साहित्य पर भी भगत सिंह का एक अपना नजरिया था कि भगत सिंह हमेशा ये मानते थे कि साहित्य भी जो है वह कहीं ना कहीं या तो मजदूर वर्ग के पक्ष की बात करता है या उसके विरोध की बात करता है। और इसीलिए मैं अपनी बात अंतिम बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि भगत सिंह के जितने भी साथी थे, उसमें सोहन सिंह जोश, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद और अजय घोष, ये तीन लोग जो है भगत सिंह के जाने के बाद, शहादत के बाद, इन तीन लोगों ने हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन की वैचारिकी को आगे बढ़ाया और नए सिरे से हिंदुस्तान की जमीन को उन्होंने समझने की कोशिश किया और उस पर उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो वैचारिकी बहस जो है उसको हमें जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है। केवल हम जो है इस बात को सतही तरीके से नहीं कर सकते। भगत सिंह एक पूरे के पूरे, अगर आप देखें तो बहुत से लोग जो है साम्राज्यवाद लड़ाई होती है उसमें वो पीछे हट जाते हैं या उसमें उनका विचलन दिखाई देता है। अगर धर्मनिरपेक्षता के सवाल को देखें, क्योंकि भगत सिंह ये बात कहते थे कि हम नास्तिक हैं और इस नास्तिक परंपरा को हिंदुस्तान की आजाद की जो सांस्कृतिक और जो दार्शनिक परंपरा है उसके विरोध करके भगत सिंह जब सामने लाते हैं तो इसमें कहीं न कहीं जो धार्मिक तमाम तरह के सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा हमारे सामने दिखाई दिया है कि बहुत से हमने जो धर्मनिरपेक्ष अपने को कहते हैं वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े हुए हैं। और आज जो स्थिति दिखाई दे रही है कहीं न कहीं उस विचलन का असर है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोहिया और भगत सिंह को याद करते हैं तो हमें खुले मन से, राजनीति में चुनाव आते हैं जाते हैं, वो भी अपने जगह पर है, उसमें खूब शिरकत करनी चाहिए, लेकिन जो वैचारिक धुंधलापन है उसको भगत सिंह की दृष्टिकोण से उसे हमें आगे बढ़ाना होगा। और भगत सिंह ने इसके लिए एक खास तरह की मेथोडोलॉजी दिया है, राजनीति को समझने की, दर्शन को समझने की, साहित्य को समझने की, अर्थतंत्र को समझने की, और मूल रूप से जो राज्य का जो चरित्र है और जो उसके तमाम जो अवयव हैं उसको समझने का जो नजरिया भगत सिंह ने दिया है उसको फिर से आज हमें समझना होगा। और उसी संदर्भ में, उसी के गर्भ से जो है हिंदुस्तान की नई राजनीति का फलसफा भी लिखा जाएगा, नई राजनीति के नायक भी पैदा होंगे। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भगत सिंह आज भी हमको, आपको, सबको जो है मसाल दिखाते हैं और हमें ये प्रेरित करते हैं कि हमें जनता के बीच में जा करके किसान मजदूर के पक्ष में एकता स्थापित करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमारी क्षमता है, उसके लिए हमें अपना समर्थन देना चाहिए, हमें अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, हमें अपनी पहलकदमी करनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगत सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं और लोहिया को नमन करता हूं। और इस साथ ही तमाम उनके साथी जो आज भी किसान और मजदूर के पक्ष में खड़ा हुए हैं उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। और आप तिवारी जी को, आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपको